दोस्तों नमस्कार। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संघ सरकार। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ से आप जो पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। क्योंकि हमने पहले रीट सिलेबस के अनुसार प्रस्तावना देख ली, इसके बाद में मूलाधिकार, फिर मूल कर्तव्य, और अब आपका पॉइंट दिया हुआ है संघ सरकार, जिसका उल्लेख भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। और पहले अपन संघ सरकार का सामान्य परिचय देखेंगे और इसके बाद में आज अपन चर्चाएं करेंगे राष्ट्रपति के ऊपर। और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में है। देखिएगा एक बार, पॉइंट है अपना संघ सरकार। और संघ सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। एक तो ये सामान्य सी जानकारी आपके लिए, क्योंकि कई बार सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि संघ सरकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 5 में है। दूसरा भी क्वेश्चन पूछा गया था फैक्चुअल ही राजस्थान पुलिस जैसे नॉर्मल एग्जामों में, कि संघ सरकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है। अब अपन इसको पहले समझेंगे। देखिएगा, संघ सरकार दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एक है आपका संघ और दूसरा है आपका सरकार। संघ का मतलब तो अपन ये कह सकते हैं केंद्र। और अब अपन देखेंगे दोस्तों सरकार, कि सरकार क्या है। सुनना एक मिनट, कि सरकार किसे कहते हैं या गवर्नमेंट किसे कहते हैं। तो अगर सरकार की एक सामान्य परिभाषा लें कि सरकार क्या होती है, तो आपकी ये याद होना चाहिए कि सरकार वह संस्था है जिसके द्वारा शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जिसके द्वारा शासन व्यवस्था को क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। क्या कहलाती है? सरकार। जैसे अपन पढ़ते हैं कि भारत में अब की बार मोदी सरकार है, पहले कांग्रेस सरकार थी। तो सरकार का कार्य क्या होता है? सरकार किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने का क्या करती है? कार्य करती है। एक तो ये सामान्य सी परिभाषा याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, इतना तो क्लियर आपके। अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ये एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे अपन। और नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के अंग। तो कई बार सामान्य क्वेश्चन पूछ लेता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, सरकार के 3 अंग हैं। पहला है आपका विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। यानी सरकार के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब पहले ये देखिएगा कि विधायिका का कार्य क्या होता है। अब विधायिका को अपने दूसरा नाम भी दे सकते हैं, विधायिका या व्यवस्थापिका। तो विधायिका का कार्य क्या होता है? विधायिका का कार्य होता है दोस्तों कानून का निर्माण करना। विधायिका का अर्थ क्या होता है? कि सरकार के जिस अंग के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है वो विधायिका ओब्लिक व्यवस्थापिका कहलाती है। अब अगर अपन ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाए कि भारत में विधायिका का उदाहरण क्या है, तो भारत में कानून का निर्माण कहां होता है? यदि अपन संघ सरकार की बात करें
तो केंद्र सरकार में कानून का निर्माण करती है संसद। तो संसद केंद्र सरकार में विधायिका का उदाहरण है। और यदि राज्य सरकार में अपन बातचीत करें तो राज्य सरकार में विधायिका का उदाहरण है विधानमंडल, क्योंकि विधानमंडल के दो अंग हैं, विधान परिषद और विधानसभा, और ये दोनों अंग मिलकर के कानून का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अपन कौन सी सरकार पढ़ रहे हैं, संघ सरकार पढ़ रहे हैं। तो संघ सरकार में विधायिका का उदाहरण क्या है, संसद। और संसद का उल्लेख कहां से कहां तक है, संसद का उल्लेख है दोस्तों 79 से 122 के बीच, 79 से अनुच्छेद 122 के बीच पार्लियामेंट का उल्लेख किया गया है। अब जैसे सीधा ही यहां से याद करने का तरीका क्या है कि संसद है वो भारत में विधायिका का उदाहरण है। संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है और संसद का उल्लेख 79 से 122 के बीच है। दूसरी बात करें अपन कार्यपालिका की, देखिएगा विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, तो कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना। दोस्तों ये कार्य छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, आराम से समझते जाइए कि कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून को लागू करना है। अब अपन किसकी कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं, तो सुनिएगा, संघ की कार्यपालिका में पहला शामिल होता है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा इसमें है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, और चौथा है इसमें महान्यायवादी। अब सीधा ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, और एक है आपका महान्यायवादी। अब संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है, तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 78 तक है दोस्तों। क्लियर, संसद का उल्लेख 79 से 122 तक है, जबकि कार्यपालिका का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 52 से 78 के बीच है। इसके बाद में अपन तीसरे अंक की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका। और न्यायपालिका का कार्य क्या है, सुनना, विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, कार्यपालिका का कार्य कानून को लागू करना है, तो न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना। और दोस्तों संघ की न्यायपालिका अपन पढ़ रहे हैं, तो संघ की न्यायपालिका में उदाहरण कौन सा है इसके अंदर, तो संघ की न्यायपालिका में कानून की व्याख्या करने का कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसको अपन कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है 124 से 147 के बीच। पहली बात तो ये छोटा सा डायग्राम है, ये समझ में आना चाहिए आपका, क्योंकि ये डायग्राम दोस्तों यहां से कई बार इजी आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहां से, बिल्कुल। तो ये चीजें आपको हमेशा माइंड में होनी चाहिए कि सरकार है, सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। भारत में विधायिका का संघ सरकार में उदाहरण है संसद, क्योंकि संसद के द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। और संसद का उल्लेख कहां से कहां तक है, 79 से 122 तक है। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून को लागू करना है। अब अपन संघ की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो संघ की कार्यपालिका में आप याद रखेंगे, नंबर 1 राष्ट्रपति शामिल है, नंबर 2 उपराष्ट्रपति शामिल है, नंबर 3 प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद शामिल है, और नंबर 4 है महान्यायवादी। और राष्ट्रपति से लेकर के जो महान्यायवादी का उल्लेख है
वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसके बाद में है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कानून की व्याख्या करना। और अपन संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो संघ की न्यायपालिका जो है उसमें कौन शामिल है? सुप्रीम कोर्ट शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जिसका उल्लेख कहां से कहां तक है? 124 से 147। अब दोस्तों मैंने बताया था कि संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है 52 से 151 के बीच। अब थोड़ा सा आपका माइंड जा रहा होगा कि सर 122 के बाद में 123 कहां गया? क्योंकि 123 के बाद में यहां पे आ रहा है 124 से 147। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। पहली बात तो ये ध्यान रखोगे, क्योंकि यह अनुच्छेद भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सीधा ही पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो संविधान के अनुच्छेद 123 में है। क्लियर? इसके बाद में यहां तक होगा 147 तक। इसके बाद में यही बता देता हूं मैं छोटा सा पॉइंट कि 148 से 151 के बीच जो अनुच्छेद हैं उसमें उल्लेख है केग का, नियंत्रण महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। लेकिन जो आप रीट में संघ सरकार पढ़ रहे हो उसमें आपको पढ़ना क्या है? उसमें आपको राष्ट्रपति पढ़ना है, उसमें आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़नी है, उसमें आपको संसद पढ़नी है और उसमें आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है। हमें कैग नहीं पढ़नी, हमें महान्यायवादी भी नहीं पढ़ना, लेकिन महान्यायवादी को थोड़ा अपन टच करेंगे, एक उपराष्ट्रपति नहीं पढ़ना आपको। ठीक है दोस्तों, ये तो मामला है आपका एक छोटा सा डायग्राम का। क्लियर इतना? तो अब मैं बात करूं विशेष पॉइंट की। अब आपका मैटर शुरू है दोस्तों, आराम से पढ़ते रहिए और समझते रहिए। विशेष पॉइंट यह है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में है संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा यह है कि ये संसदीय जो शासन प्रणाली है ये कहां से ली गई है? तो ये दोस्तों ली गई है ब्रिटेन से। अगर सीधा ही पूछ लिया जाए कि भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये कहां से अपनाया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। अब थोड़ा सा पॉइंट समझना संसदीय शासन प्रणाली के बारे में, क्योंकि पॉइंट टच कर रहा है दोस्तों ये। तो ये आपको इस संसदीय शासन प्रणाली के थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है। तो अब मैं बात कर रहा हूं संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कि संसदीय शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती है। क्योंकि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसकी अपन दो चार जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं ये देखेंगे। पहला कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका यानी सरकार का जो मैंने दूसरा अंग बताया था कार्यपालिका, वो कार्यपालिका इस शासन प्रणाली में दो भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में विभाजित हो जाती है? दो भागों में। याद रखिएगा जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली है, चाहे आप ब्रिटेन की बात कर ले चाहे आप भारत की बात कर ले, जहां भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पे जो सरकार का दूसरा अंग था कार्यपालिका, और वो कार्यपालिका कितने भागों में विभाजित हो जाती है? दो भागों में। तो सुनना एक मिनट, दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं कार्यपालिका के? एक तो होता है दोस्तों संवैधानिक प्रमुख और एक होता है दोस्तों राजनीतिक प्रमुख। इसी संवैधानिक प्रमुख को अपन दूसरा नाम कहते हैं नाम मात्र की
कार्यपालिका। और इसी राजनीतिक प्रमुख को अपन दूसरा नाम कहते हैं वास्तविक कार्यपालिका। पहले तो ये नाम याद रखोगे कि कार्यपालिका दो भागों में विभाजित हो रही है, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र की कार्यपालिका, एक है राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक कार्यपालिका। अब भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो भारत में संवैधानिक प्रमुख ओब्लिक नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? राष्ट्रपति। एवं भारत में राजनीतिक प्रमुख ओब्लिक वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण कौन है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। अगर अपने ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो संवैधानिक प्रमुख है वो वहां की राजा ओब्लिक महारानी है, जबकि राजनीतिक प्रमुख या वास्तविक कार्यपालिका की बात करें ब्रिटेन में तो वहां पे प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद है। वो वास्तविक शासन प्रणाली या वास्तविक कार्यपालिका होती है वहां की। क्लियर दोस्तों यहां तक? ये तो पहली विशेषता थी कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। दूसरी विशेषता देखिएगा, आराम से समझते जाओ, एक एक पॉइंट को देखते जाओ आप। इसके बाद में दूसरी विशेषता है इसकी संसदीय शासन प्रणाली की कि यह शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस सिद्धांत पे कार्य करती है दोस्तों? याद रखना, जो मैं बात कर रहा हूं संसदीय शासन प्रणाली की, कि यह शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब उत्तरदायित्व के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? सुनना एक मिनट। मैंने आपको सरकार के कितने अंग बताए? 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 अंग बताए थे मैंने। एक आपकी आ गई विधायिका, एक आपकी आ गई कार्यपालिका और एक आपकी आ गई न्यायपालिका। अपन बात कर रहे हैं उत्तरदायित्व के सिद्धांत में कि इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखना दोस्तों, विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और यदि कार्यपालिका विधायिका के प्रति अनुत्तरदायी भाव में हो तो विधायिका उसे हटा भी सकती है। यह है दोस्तों उत्तरदायित्व का सिद्धांत। जैसे मैं समझा रहा हूं, कार्यपालिका में जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल है? राष्ट्रपति। जैसे इसी को उठाते अपन, कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल है और विधायिका में कौन शामिल था? आपको याद होगा दोस्तों, विधायिका में है संसद। तो राष्ट्रपति किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। यदि राष्ट्रपति अनुत्तरदायी भाव में हो तो आपको पता है संसद अनुच्छेद 61 के तहत, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। राष्ट्रपति पर क्या लगा सकती है? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा सकती है। अतः यह शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। और कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, उल्टा मत कर देना इसका। क्लियर? ये इसकी तीसरी विशेषता हो गई, दूसरी विशेषता हो गई। अब अपन बात करें थर्ड विशेषता की। तीसरी विशेषता क्या है? कि तीसरी विशेषता में कहा गया है कि इस शासन प्रणाली में बहुमत दल का शासन होता है। किस दल का शासन होता है? बहुमत दल का। कि जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है वह दल सत्ता में वास्तविक शासन करता होता है। जैसे
वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इन्हें निचला सदन है, लोकसभा है, उसमें क्या है, बहुमत प्राप्त है, अतः ये भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, इनको बहुमत प्राप्त हुआ है, तो किसका शासन हो रहा है, बहुमत दल का। और बहुमत दल का शासन किस शासन प्रणाली में होता है, संसदीय शासन प्रणाली में होता है। 3 विशेषता। इसके बाद में चौथी विशेषता है कि इस शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। किसका नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री का। क्योंकि बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती हैं, वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में किसका नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। पिछली बार जो ग्रेट फेस्ट हुई थी 2015 में, उसमें एक स्टेटमेंट पूछा गया था क्रॉसमैन का। और क्रॉसमैन ने क्या कहा है, क्रॉसमैन ने कहा है कि वर्तमान में जो संसदीय शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली को क्रॉसमैन ने प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली कहा है। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में सब कुछ किसके चारों तरफ होता है, प्रधानमंत्री के चारों तरफ ही वो सारा चक्कर घूमता है। इसलिए क्रॉसमैन ने संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली कहा है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में 5वां पॉइंट है कि संसदीय शासन प्रणाली में निचले सदन का, अब देखो एक पॉइंट आ रहा है कि जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली है और जिसमें निचला सदन है, निचला सदन की बात करूं कि संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। तो राज्यसभा है वो ऊपर वाला सदन है, उच्च सदन है, जबकि लोकसभा है वो निम्न सदन है या निचला सदन है। तो अपने भारत की बात कर रहे हैं। भारतीय संसद प्रणाली में निचले सदन का मतलब है लोकसभा। और जहां पर भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां निचले सदन क्या हो जाता है, विघटित होता है या भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। ये सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों, जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं, ये संसदीय शासन प्रणाली की है। क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन की कोई प्रकृति नहीं होती है। आप क्या है, राष्ट्रपति डायरेक्ट पढ़ते हो, डायरेक्ट पढ़ने से क्वेश्चन सही नहीं होंगे आपके। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सुनना, 1 मिनट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, सुनते जाओ और एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए जाओ। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है, तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। 2 क्वेश्चन। तीसरा, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको कि यहां से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं। तो पहली विशेषता याद रखोगे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका, दोस्तों विधायिका और न्यायपालिका याद मत रखना, यहां पे कार्यपालिका। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में, 2 भागों में। और 2 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है संवैधानिक प्रमुख और एक है राजनीतिक प्रमुख। अब इस संवैधानिक प्रमुख का ही दूसरा नाम है नाम मात्र की कार्यपालिका, और इस राजनीतिक प्रमुख का दूसरा नाम है वास्तविक कार्यपालिका। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण कौन है, तो उदाहरण हो गया आपका राष्ट्रपति। और भारत में वास्तविक कार्यपालिका का उदाहरण कौन है, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद। पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, दूसरी विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है।
कौन से सिद्धांत पर? उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व का मतलब क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली में मैंने सरकार के 3 अंग बताए थे आपको, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों अंगों में कौन किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय शासन प्रणाली जहां होगी उसमें सरकार के 2 अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तीसरा, बहुमत दल का क्या होता है? शासन होता है। जिसके पक्ष में बहुमत होगा लोकसभा में, वही दल सत्ता में क्या करेगा? कार्य करेगा। तो बहुमत दल का शासन भी किस शासन प्रणाली की विशेषता है? संसदीय शासन प्रणाली की। चौथा है, प्रधानमंत्री का क्या होता है? नेतृत्व होता है। याद रखना दोस्तों कि इसमें सारी शासन व्यवस्था राष्ट्रपति के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। संसदीय शासन प्रणाली में टोटल व्यवस्था है वो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में सारी व्यवस्थाएं राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमती हैं। क्लियर? इसके बाद में ये स्टेटमेंट याद रखोगे कि संसदीय शासन प्रणाली को प्रधानमंत्रीय शासन प्रणाली किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों क्रॉसमैन ने। क्लियर? इसके बाद में इस शासन प्रणाली में निचला सदन, अब निचला सदन का मतलब राज्यसभा है वो उच्च सदन है, ऊपर वाला सदन है, निचला सदन है लोकसभा। और लोकसभा को 5 वर्ष पहले भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से निकलता है आपका, क्योंकि अप्रोच आप में विकसित होनी चाहिए। जैसे मैं यहीं से क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में कथनों को जांचिए एवं सत्य कथन को अलग कीजिए। बड़े आराम से समझना है दोस्तों। अगर क्वेश्चन हल हो गया आपका तो ये मानो समस्याएं को भी समाधान हो गया आपका। जैसे पहला कह रहा हूं, इस शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है, इस शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण प्रधानमंत्री होता है। तीसरा, इस शासन प्रणाली में बहुमत दल का शासन होता है। और चौथा, इस शासन प्रणाली में उच्च सदन का विघटन होता है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए आपको, क्योंकि मैं सिर्फ संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ही बता रहा हूं अभी मैं आपको। अब जैसे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, अब इन 4 ऑप्शनों में मैं कह रहा हूं सत्य कथन को अलग कीजिए। अब देखो, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपके तब तक काम नहीं चलेगा दोस्तों। आप कहोगे सर ये पटवार में लगता है कि नहीं लगता, रीट में लगता है कि नहीं लगता, इतना थोड़ी आएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं क्वेश्चन की कोई प्रकृति नहीं होती है। जब समझो तो बिल्कुल विस्तृत समझो, आराम से समझिएगा एक एक चीज को। देखिएगा, इस शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। सत्य है या असत्य है? दोस्तों ये आपका कथन हो गया असत्य।
अब असत्य क्यों हुआ? क्योंकि सत्य कथन अलग करवा रहा है। लेकिन जब तक आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जब तक दोनों प्रकृतियां याद नहीं रहेंगी। इस शासन प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका के प्रति थोड़ी होती है, कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी उल्टा दे दिया। दूसरा, इस शासन प्रणाली में या इस शासन में नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण प्रधानमंत्री होता है। दोस्तों, कौन होता है नाम मात्र की कार्यपालिका का उदाहरण? तो इसका उदाहरण होता है राष्ट्रपति, न कि प्रधानमंत्री। तो दूसरा भी आपका कथन क्या हो गया? असत्य। तीसरा, इस शासन प्रणाली में बहुमत दल का शासन होता है। सही या गलत? तो विशेषता ही थी कि बहुमत दल का क्या होता है? शासन होता है संसदीय शासन प्रणाली में। तो ये तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया? क्लियर। चौथा, इस शासन प्रणाली में उच्च सदन भंग होता है या विघटन होता है? तो उच्च सदन का विघटन होता है या निम्न सदन का या निचले सदन का? तो इस शासन प्रणाली में निचले सदन का विघटन होता है दोस्तों, उच्च सदन का नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है उच्च सदन, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि ये तो राज्यसभा की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इसमें असत्य हो गया ये। तो राइट इसमें देखो, सत्य कथन की बात कर रहा है तो इसमें ऐसे देगा आपको। तो राइट कौन सा है? राइट सिर्फ 3 है। अब यहां से चाहे आपको सत्य अलग करवाए और चाहे आपको क्या अलग करवाए? असत्य। अब जैसे ये कह दिया जाए असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो 1, 2 और 4 ये तो है असत्य, जबकि सत्य कथन कौन सा है? 3। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट टकाटक होना चाहिए। और मेरा कार्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा आपके कंसेप्ट को क्लियर करवाना। क्लियर दोस्तों? यहां तक तो अपने देख लिया संसदीय शासन प्रणाली। अब अपने यहां तक एक पृष्ठभूमि बना दी राष्ट्रपति की, क्योंकि अपन डायरेक्ट राष्ट्रपति पे नहीं जाएंगे। अपन ने यहां पे एक पृष्ठभूमि बनाई है राष्ट्रपति की, क्योंकि अब आपकी ये समझ में आ गया कि राष्ट्रपति होता है वो केवल नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। क्लियर दोस्तों? और अब अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको सरकार के अंग बता रहा था, और सरकार के अंग में पहला अंग पढ़ेंगे अपन कार्यपालिका। क्योंकि देखिएगा कार्यपालिका का उल्लेख कहां से कहां तक है? 52 से 78 तक। 52 से शुरू हो रही है ये। तो अपन पढ़ेंगे पहले कार्यपालिका, और कार्यपालिका में पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों? ये थे आपके पॉइंट्स सामान्य सामान्य। अब अपन बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की। तो पॉइंट आ गया आपका संघ की कार्यपालिका, और संघ की कार्यपालिका का उल्लेख कहां से कहां तक हुआ है? 52 से 78 तक। और जिसमें कौन शामिल है? आपका राष्ट्रपति है पहला पॉइंट। और राष्ट्रपति का उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हुआ है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख हुआ है संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक। तो एक तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हुआ है? 52 से 62 तक। और यहां दोस्तों जब आप संविधान पढ़ रहे हो तो यहां पे वर्डिंग की है कीमत, अनुच्छेदों की कीमत बहुत ज्यादा है। विथ आर्टिकल आपकी याद होना चाहिए कि इसमें क्या क्या मामला है, क्या क्या मामला नहीं है। तो अब अपन जो पहला पॉइंट शुरू कर रहे हैं राष्ट्रपति, पहले तो इसमें छोटी सी जानकारी लेंगे, इसके बाद में अपन विथ आर्टिकल पढ़ेंगे इसको। और राष्ट्रपति के बारे में विशेष पॉइंट सुनिएगा कि जो राष्ट्रपति है वो पहला है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। कौन सी कार्यपालिका है? राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका। ये अपने पहले ही देख लिया है, नाम मात्र की कार्यपालिका बोल दो या संवैधानिक प्रमुख बोल दो। क्लियर? दूसरा है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होता है। याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है।
इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? भारत को कहा जाता है गणराज्य। क्योंकि अगर ब्रिटेन की राजा की बात करें तो ब्रिटेन का राजा वंशानुगत होता है, इसलिए ब्रिटेन को अपन गणराज्य नहीं कह सकते। लेकिन भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचित होता है। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। 2 पॉइंट। पहला कि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होती है या कार्यपालिका का उदाहरण होता है। दूसरा है आपका कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि भारत का राष्ट्रपति होता है ए मनोनीत, बी चयनित, सी नियुक्त, डी निर्वाचित। तो क्या होता है भारत का राष्ट्रपति? निर्वाचित होता है। तीसरा पॉइंट, भारत का राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है या गणराज्य है, ये गणराज्य शब्द कहां से लिया गया? वैसे तो मैंने प्रस्तावना में बता दिया था, गणराज्य शब्द लिया गया है फ्रांस से। कहां से लिया गया है दोस्तों? फ्रांस से लिया गया है। चौथा, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है। दोस्तों ये पॉइंट पूछा भी जा चुका है, इसलिए स्पेशल ध्यान रखेंगे आप कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, एकता एवं अखंडता का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान का वह कौन सा पद है जिसे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक माना गया है? तो कौन सा पद है? राष्ट्रपति का पद है। क्लियर? फिर पांचवा पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक भी भारत का राष्ट्रपति होता है। अब जैसे सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक क्यों होता है, तो याद रखिएगा कि जनगणना की जो शुरुआत है वो जनगणना की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति से होती है। इसीलिए राष्ट्रपति क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। क्लियर? और जो छठवां पॉइंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, इस छठवें पॉइंट को और ध्यान देना है कि भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद हैं वो क्रम से 70वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के हैं? 70वें नंबर के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। तो पहले तो दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट याद रखोगे। क्या क्या पॉइंट है? पहला कि राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? गणराज्य कहा जाता है। तीसरा, राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता का प्रतीक होता है। चौथा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, क्योंकि जनगणना की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रपति से होती है। इसके बाद में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद हैं, जो क्रम से 70वें नंबर के क्या है? राष्ट्रपति है। अब ये क्रम तो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, राष्ट्रपति की पूरी लिस्ट दूंगा मैं आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि 70वें नंबर के राष्ट्रपति किस प्रकार से है। क्लियर दोस्तों? ये पॉइंट हो गए राष्ट्रपति के बारे में छोटे से सामान्य से जानकारी। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों विथ आर्टिकल के अनुच्छेद 52 से 62 तक क्या क्या व्यवस्थाएं संविधान में दी गई है। और ये दोस्तों अनुच्छेद 52 से 62 तक वाली जो व्यवस्था है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिएगा बा आराम से, फिर अपन इस पॉइंट को आगे शुरुआत करते हैं 52 से 62 तक।
अब दोस्तों अपन पॉइंट की शुरुआत कर रहे हैं विथ आर्टिकल, कि विथ आर्टिकल कौन कौन सी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो सुनना दोस्तों, ये जो आर्टिकल हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें गड़बड़ मत करना दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं अब पहले अनुच्छेद की, और पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। सुनते जाना, समझते जाना। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। ऐसे लिखा है पूरा कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा। तो सीधा याद रख लेंगे आप अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति। लेकिन इसके बारे में विशेष पॉइंट सुनना, और विशेष ये है कि यह संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 के बारे में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपका फैक्चुअली कि संविधान का सबसे शॉर्ट आर्टिकल कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 52। और 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर दोस्तों? अब अपन बात करें अनुच्छेद 53 की, तो थोड़ा ध्यान देंगे अनुच्छेद 53 के ऊपर। देखिएगा अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। पहले तो ये देखिएगा कि इस अनुच्छेद के दो भाग हैं दोस्तों। जैसी व्यवस्था दी गई है वैसी ही आपको पढ़ना है। दो भाग का मतलब है अनुच्छेद 53 1 और अनुच्छेद 53 2। क्लियर? तो मैं अब पहले अनुच्छेद की बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 53 1। और अनुच्छेद 53 1 में क्या कहा गया है, पहले सुन लो, आराम से समझ लो। अनुच्छेद 53 1 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिएगा 53 कहता है कि संघ, संघ का मतलब है केंद्र, और केंद्र की जो कार्यपालिका है उसकी संपूर्ण शक्ति, टोटल शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से कर सकता है, और दो प्रकार से में पहला है स्वविवेक से कर सकता है, और नंबर 2 है अधीनस्थों के माध्यम से कर सकता है। एक कैसे कर सकता है? स्वविवेक से। और एक कैसे कर सकता है? अधीनस्थों के माध्यम से। स्वविवेक का तो मतलब है खुद भी कर सकता है, और अधीनस्थ का मतलब है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। सुनना, अब पूरे अनुच्छेद को सुनो, सीधा याद करो। 53 क्या कहता है कि सारी की सारी कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में। जैसे अपन ये कहें कि हमारे घर की अगर व्यवस्थाएं देखें तो घर में भी दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है, और संसदीय शासन प्रणाली घर में किस प्रकार से है कि घर में टोटल शक्तियां किस में निहित होती हैं? यदि पिताजी हैं तो पिताजी, यदि दादाजी हैं तो दादाजी में निहित है। तो दादाजी है या फादर है अपने, वो इस शक्ति का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं। वो स्वविवेक से भी कार्य कर सकते हैं, तो वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करते हैं। और अधीनस्थ का मतलब है अपनी मम्मी और अपन, यानी मम्मी के बच्चे। तो अब यही बात यहां पे कही जा रही है कि टोटल कार्यपालिका की शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति इसका प्रयोग दो प्रकार से करता है। सीधा क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कितने प्रकार से करता है? दो प्रकार से। पहला स्वविवेक से, और दूसरा है अधीनस्थों के माध्यम से। और अधीनस्थ का मतलब क्या होता है?
प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पे। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 53(1) में अगर शॉर्टकट की बात करें तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की कार्यपालिका है। केवल कौन सी कार्यपालिका है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। जबकि प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद है वो कौन सी कार्यपालिका है दोस्तों? वो वास्तविक कार्यपालिका है। क्लियर? अब मैं जिस पॉइंट के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूं वो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूं मैं स्वविवेक को लेकर के, कि राष्ट्रपति है वो स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता। सुनना एक मिनट, पॉइंट है, अपना मुद्दा है, क्या राष्ट्रपति स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो सुनना एक मिनट, मैं बात कर रहा हूं स्वविवेक के ऊपर। देखो, स्वविवेक की शक्तियां भी दो प्रकार की है। एक है संविधान प्रदत्त स्वविवेक शक्ति, और दूसरा है परिस्थिति प्रदत्त स्वविवेक की शक्ति। अब मैं जो पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं वो है दोस्तों संविधान प्रदत्त, कि क्या संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों मैं पहले पॉइंट फिर सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आरएस प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है। वो किस प्रकार से पूछा गया तो वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्वविवेक को लेकर के, अधीनस्थ वाली नहीं है, मैं स्वविवेक को लेकर के बातचीत कर रहा हूं कि स्वविवेक की शक्तियां कितने प्रकार, कितने भागों में बांटी गई है? दो भागों में। पहला संविधान प्रदत्त और दूसरा है परिस्थितिजन्य। ठीक है, अब बात चल रही है अपनी संविधान प्रदत्त, कि क्या संविधान के अनुसार राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नो, नहीं कर सकता। अब नो किस प्रकार से है यह समझना है आपको दोस्तों, और नो में यहां पे एक वाद आता है, वो वाद याद रखना, UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी वाद 1971, और UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी वाद जो 1971 में आया था, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी संविधान के अनुसार, संविधान में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि वो कौन कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसलिए UN राव वाद में कहा कि राष्ट्रपति है वो संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है, उसके लिए उसका प्रयोग नहीं कर सकता। वो अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पे। याद रखना कि संविधान प्रदत्त राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार की स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। यह किस वाद में कहा गया? UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी वाद में। और इसके साथ साथ क्या कहा गया कि संविधान प्रदत्त जो शक्तियां हैं वो केवल अधीनस्थों के माध्यम से ही कर सकता है। वो जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा वो प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कर सकता है। पहला बात तो आ गया UN राव वाद, इसमें मना कर दिया कि संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वो नहीं करेगा, या संविधान के अनुसार उसकी कोई स्वविवेकीय शक्तियां नहीं है। संविधान के अनुसार उसकी टोटल शक्तियां
किसके अधीन है या किसके परामर्श पे करेगा? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पर। क्लियर? फिर दोस्तों इसी वाद को सुनना, मैं इसी वाद की बात कर रहा हूं, मैं संविधान प्रदत्त वाली। इसी वाद को आगे फिर क्रियान्वित किया गया और इसी वाद के डिसीजन को दोहराया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या कहा गया कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श पर ही करेगा और मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री वाली जो मंत्री परिषद है जो राष्ट्रपति को परामर्श देती है वह परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। सुनना, आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 74(1). कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है? 74(1). और उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार क्या करेगा? कार्य करेगा। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति किसके परामर्श के अनुसार कार्य करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार। और जो परामर्श मंत्री परिषद दे रही है वो परामर्श राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा? बाध्यकारी होगा। अर्थात वो परामर्श राष्ट्रपति को मानना ही होगा, वो सविवेक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। और यदि वो सविवेक शक्तियों का प्रयोग करता है या मंत्री परिषद की परामर्श को नहीं मानता है, अपनी मनमर्जी से कार्य करता है, तो यह संविधान का उल्लंघन होगा। और यदि संविधान का उल्लंघन हुआ तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्लियर? फिर इसमें थोड़ी सी व्यवस्था, थोड़ा सा परिवर्तन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत कहा गया कि राष्ट्रपति किसके परामर्श के अनुसार कार्य करता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार। और इस परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कि एक बार क्या कर सकता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन यदि वही परामर्श मंत्री परिषद ने प्रधानमंत्री को दोबारा से दे दी तो फिर राष्ट्रपति मानने के लिए क्या है? बाध्य है। यह था दोस्तों संविधान प्रदत्त सविवेक की शक्तियों के मामले में राष्ट्रपति की भूमिका। सुनना दोबारा से, अपन बात कर रहे थे अनुच्छेद 53(1) पे। एक एक पॉइंट को बड़े आराम से समझते जाना है। 53(1) में क्या कहा था कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। यही पढ़ा था अपन ने। और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कितने तरीकों से कर सकता है? 2 तरीकों से। पहला सविवेक से और दूसरा अधिनिस्तों के माध्यम से। और यहां अधिनिस्त का अर्थ क्या था? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। तो अधिनिस्त में तो कोई समस्या नहीं है। अपना मुद्दा किस पे आ रहा है? अपना मुद्दा आ रहा है सविवेक से। और सविवेक की शक्ति है वो राष्ट्रपति कितने तरीकों से प्रयोग कर सकता है? 2 तरीके से। एक तो है संविधान प्रदत्त सविवेकीय शक्तियां और एक है परिस्थिति प्रदत्त सविवेकीय शक्तियां। अब अपना जो मुद्दा ये आ रहा है कि क्या संविधान में
कहीं पर उल्लेखित है कि राष्ट्रपति संविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। संविधान वाली परिस्थिति की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ बात कर रहा हूं संविधान प्रदत्त वाली। जैसे राज्यपाल को प्राप्त है, यह जरूर याद रखना कि राज्यपाल को संविधान प्रदत्त शक्तियां भी प्राप्त हैं संविवेक वाली, और परिस्थिति जन्य संविवेक की शक्तियां भी प्राप्त हैं। लेकिन राष्ट्रपति को संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियां प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति को सिर्फ परिस्थिति जन्य संविवेक की शक्तियां ही प्राप्त हैं। अब संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों के प्रति कुछ वाद आए, कुछ संशोधन हुई, और पहला वाद आया UN राव वर्सेज इंदिरा गांधी वाद। कब आया? 1971 में। और इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, उसे अपने टोटल शक्तियों का प्रयोग करना होगा अधीनस्थों के माध्यम से प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श पर। और यदि राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है या वो प्रधानमंत्री के परामर्श या मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो ये संविधान का क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा। क्लियर? फिर जैसे UN राव वाद में यह कहा गया कि वो संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए फिर इंदिरा सरकार ने एक संशोधन करवाया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या कहा कि राष्ट्रपति है, 74(1) में क्या कह रखा है कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है। अब जो कार्य करेगा तो 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा कि जो राष्ट्रपति है और जो मंत्री परिषद राष्ट्रपति को परामर्श दे रही है, वो परामर्श राष्ट्रपति पर क्या होगा? बाध्यकारी होगा, राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। अब एक बात बताओ, जब बाध्यकारी कर दिया है तो क्या संविवेक के लिए कोई जगह बचती है संविधान प्रदत्त? जी नहीं, संविधान प्रदत्त फिर संविवेक की शक्तियों की जगह राष्ट्रपति के लिए नहीं बचती है। फिर 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया और इसमें थोड़ा सा चेंज किया। 42वें के तहत तो क्या कर दिया? बाध्यकारी कर दिया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इस परामर्श को थोड़ी सी व्यवस्था में हल्का सा परिवर्तन किया कि इस परामर्श को एक बार राष्ट्रपति मंत्री परिषद वाली परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद ने दोबारा से परामर्श दे दिया तो फिर राष्ट्रपति मानने के लिए वो परामर्श क्या है? बाध्य है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी अपनी संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियां। दूसरी बात कर रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति परिस्थिति जन्य या परिस्थिति प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें आएगा यस, कि यदि संसदीय व्यवस्था में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाएं जिनमें राष्ट्रपति को संविवेक की शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, तो वहां राष्ट्रपति मंत्री परिषद का परामर्श लेना उचित नहीं मानेगा। वहां पे कोई जरूरत नहीं है मंत्री परिषद के परामर्श की, वो परिस्थिति जन्य संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन यह है कि राष्ट्रपति परिस्थिति प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कौन कौन सी परिस्थितियों में करता है? तो पहला तो है दोस्तों कि जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में, किसकी नियुक्ति के संदर्भ में? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और यदि लोकसभा जैसे चुनाव हुए हैं और किसी दल को 272 सीट नहीं मिली हैं,
तो फिर राष्ट्रपति अपनी संविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में संविवेकी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पहली परिस्थिति प्रदत्त कौन सी है, ये है आपकी। और दूसरी है कि यदि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री क्या दे दे, पद से त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति परिस्थिति जन्य संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। याद रखना दोस्तों, सिर्फ परिस्थिति प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान के अनुसार तो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार ही करना पड़ेगा। यह था दोस्तों अपना अनुच्छेद 53(1). क्लियर दोस्तों, 53(1) ही चल रहा है ये, लेकिन अपना कंसेप्ट कमजोर मत पड़ने देना दोस्तों। अब बताओ मेरे साथ साथ, पहला क्वेश्चन, क्या राष्ट्रपति संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है? तो आप संविवेक को उठा करके इसका वर्गीकरण करोगे कि संविवेक की शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संविधान प्रदत्त और नंबर 2 परिस्थिति प्रदत्त। अब संविधान प्रदत्त पे लेके आओ कि क्या राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है? नो। और इसके संदर्भ में आप 3 पॉइंटों का स्पष्टीकरण दोगे। नंबर 1 यूएन राववाद। यूएन राववाद में भी कहा गया कि संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, संविधान के अनुसार तो वह अपनी टोटल शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के परामर्श के अनुसार। फिर दूसरा 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन। 42वें के तहत मंत्री परिषद के परामर्श को राष्ट्रपति पर क्या लगा दिया, बाध्यकारी, और 44वें के तहत मंत्री परिषद के परामर्श को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। फिर दूसरा पॉइंट समझाओगे कि परिस्थिति प्रदत्त राष्ट्रपति है वो संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में है, जैसे नंबर 1 कि प्रधानमंत्री को या किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो, तो फिर राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में परिस्थिति प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। और दूसरा है कि यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपने पद से क्या दे दे, त्यागपत्र दे दे, तो भी राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त संविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह था अपना अनुच्छेद 53(1). अब मैं बात करूं अनुच्छेद 53(2) की। और दोस्तों अनुच्छेद 53(2) भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 53(2) क्या कह रहा है? अनुच्छेद 53(2) कह रहा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। दोस्तों ये पॉइंट तो आपके नॉर्मली याद रहता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों यहां से क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 53(2) में उल्लेखित है। ये याद रखना, उल्टा अपोजिट याद करना है इसका। क्लियर दोस्तों? ये था अपना एक तो अनुच्छेद 52 और एक था अपना अनुच्छेद 53। समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों जो मुद्दे वाली बात है वो 53(1) में है और वो कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। राम राम जी। ओके, अगले वीडियो में अपन देखेंगे पूरी व्यवस्था 54, 55, 56 कहां से 54 से लेकर के 62 तक वाली व्यवस्था।